नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ। तारीख थी 21 जुलाई 2024। 21 जुलाई 2024 की शाम को सरधना की एक चौकी पर मोहल्ला कुम्हारान के रहने वाले गुलजार ने अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखवाई। बेटी की उम्र 16 साल लिखवाई, उसका कद, काठी, कपड़ा, ये सब लिखवाया। पुलिस वालों ने वो एप्लीकेशन रख ली और ये कहा अभी जाकर ढूंढिए। चौकी इंचार्ज जो वहाँ के थे, रविंद्र बघेल, उन्होंने वही जो हमेशा होता है कि चली गई होगी, भाग गई होगी, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम्हें पता होगा कौन उसका यार है, इस तरह की बातें करके उसे वापस कर दिया। पूरी रात लड़की घर पर नहीं आई। 22 तारीख की सुबह गुमशुदा की मां शबाना ने सरधना थाने जाकर ये बात बताई कि कल शाम को मेरे पति चौकी पर जाकर वो एप्लीकेशन ले गई थी कि यही एप्लीकेशन कल वो चौकी पर जाकर दे चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस जांच के लिए भी मेरे घर तक नहीं आई, ये पता करने के लिए कि कब गायब हुई, कैसे गायब हुई, कौन सा रास्ता है, सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीज़ें पुलिस शुरुआत करती है जब तक पता नहीं लग जाता। लेकिन काम की शुरुआत भी चौकी इंचार्ज ने नहीं की। बहरहाल 22 तारीख को जब उसकी मां शबाना ने गुमशुदगी लिखवाई तो थाने पर गुमशुदगी लिख ली गई और फिर उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और बाकी चीज़ें देखनी शुरू की। सीसीटीवी देखने से एक बात ये पता लगी कि लड़की के, नाबालिग के जाने की बात दोपहर में एक स्कूटी सवार का नाम था हसीन, वो जाती हुई दिखाई पड़ी। जहाँ तक सीसीटीवी से पुलिस ट्रेल कर सकती थी, सीसीटीवी से पुलिस ने ट्रेल करने की कोशिश की, लेकिन वो जाते हुए तो दिखी, आते हुए कभी नहीं दिखी। पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संभवतः इसी लड़के के साथ कहीं चली गई होगी। पुलिस ने दोनों, लड़का और लड़की दोनों के नंबर सर्विलांस पर लगवाए। दोनों के मोबाइल बंद आए और लगभग एक समय पर बंद आए। पुलिस को फिर लगा कि अब हो न हो दोनों एक साथ हैं। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। दूसरे सिम कार्ड से वो बात कर रहे होंगे। मोबाइल कंपनी से कॉमन नंबर्स पर बात करने वाले नए मोबाइल नंबर का पता करने के लिए पुलिस ने अप्लाई किया। ये सब हो ही रहा था कि 24 जुलाई को सरधना थाने के मेहरमती गणेशपुर जंगल में एक लड़की का छत बिछत शव मिल गया। उसी थाने में चूंकि गुमशुदगी लिखी गई थी, उसी चौकी में सबसे पहले संपर्क किया गया था, लिहाजा पुलिस ने फौरन लड़की के माँ बाप को खबर कराई कि एक लड़की की लाश मिल गई है, जिसका चेहरा लगभग कंकाल हो चुका है, चेहरे से पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कपड़े उसके ऐसे हैं जिनसे पहचाना जा सकता है। बहरहाल फौरन लड़की की माँ और लड़की के पिता ये दोनों ही मौके पर पहुँचे और उन्होंने लड़की को उसके पैरों के तिल और कपड़ों से उसको पहचान लिया कि ये हमारी लड़की ही है और ये उसी की डेड बॉडी है।
पुलिस को जैसे ही लाश मिली पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। पोस्टमार्टम करा के बॉडी जब घर पर आ रही थी तो परिजनों ने सरधना थाने के सामने शव को रखकर रास्ता जाम किया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर रात पुलिस वाले आए समझाने के लिए, सभी लोग आए, बस वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे कि साहब जब सीसीटीवी में दिखाई पड़ गया था तो अब तक पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, एक मांग। दूसरी कि जो चौकी इंचार्ज थे रविंद्र बघेल, अगर शाम को जब उनके पास गुमशुदगी की सूचना लेकर लड़की के पिता गए थे तभी अगर लड़की के बारे में जांच पड़ताल शुरू हुई होती तो शायद अब तक वो जिंदा भी हो सकता है, बरामद हो गई होती। देर रात में एसएसपी विपिन टाडा ने चौकी इंचार्ज रविंद्र बघेल को सस्पेंड कर दिया। एक जांच कराई सीओ सरधना से कि इन लोगों के आरोपों में कितना दम है, क्या अगर तेजी से कार्रवाई चौकी इंचार्ज ने की होती तो ये स्थिति न आती। जांच में ये बात सही पाई गई और उसी रात रविंद्र बघेल को सस्पेंड कर दिया। तब परिजनों ने शव वहाँ से हटाया और उसके बाद वो लोग उसका अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। 24 तारीख को जब ये लाश बच्ची की मिल गई तो उसकी मां ने एफआईआर लिखवाई। एफआईआर में उसने हसीन, शाहरुख, इकरामुद्दीन और मोहसिन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। हालांकि स्कूटी पर अकेले हसीन उसको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था। बहरहाल शाम को 25 जुलाई की 24 को शव मिला, 25 को सवेरे उसका अंतिम संस्कार हुआ और 25 की शाम तक हसीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हसीन जब गिरफ्तार होकर थाने पर आ गया तब उससे लंबी पूछताछ शुरू हुई। उसने ये बताया कि लगभग 1.5 साल से मेरे और जो बदला हुआ नाम मैंने बताया उस बच्ची के रिश्ते थे और ये रिश्ता वही मोबाइल फ़ोन, हमारे मोबाइल देवता ने ये रिश्ता कराया था। रिश्ते हो गए और शुरू में हसीन का ये कहना कि शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, सब जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही चल रहा था और शुरू में कुछ गिफ्ट देने की कोशिश भी की हसीन ने, लेकिन लड़की ने नहीं दी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने गिफ्ट मांगने शुरू किए। गिफ्ट के रूप में कपड़े और बाकी पहले छोटी मोटी गिफ्ट शुरू की, फिर बड़ी गिफ्ट शुरू किए और उसके बाद ये कहा कि कपड़ों से या गिफ्ट से घर वाले ये पूछना शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ से आया, पैसा किसने दिया, और फिर वही ताने मारते हैं कि किसी यार से लिया होगा। तो लिहाजा अब हमें न तो गिफ्ट चाहिए और न ही ये कपड़े और इत्यादि ये सब चाहिए, हमें तुम सिर्फ कैश दिया करो। बात शुरू हुई 5,000 रुपये से और धीरे धीरे ये डिमांड 50,000 तक पहुंच गई। हसीन बताता है कि वो छोटे से मेडिकल स्टोर में काम करता है। 2-4 हज़ार तक तो बात समझ में आई। उसके बाद वो जब 50,000 तक डिमांड पहुंची, वो उसके जो उसकी औकात थी, औकात के बाहर हो गया। हालांकि छोटे मोटे पैसे या 1,000-10,000 देने के लिए उसने अपने दोस्तों और भाई के दोस्तों से पैसे उधार लिए थे, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे, कभी उस नाम पे, और काफ़ी उधार उसके मेडिकल स्टोर मालिक, उसके भाई और भाई के दोस्तों पर हो गया था और फर्दर उधार देने से उन्होंने मना कर दिया था। फिर एक दिन इसने जाकर कहा कि वो हमारा उधार हो गया है और फलाना हो गया है, ढिकाना हो गया है, घर में हमारी ये दिक्कत हो गई है, वो दिक्कत हो गई है, इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। इस पर लड़की ने कहा कि तुम क्या समझते हो, तुम ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी?
रेप का मुकदमा लिखवाऊंगी, जेल भिजवाऊंगी। तुम्ही को नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भी जेल जाना होगा, भाई को भी जेल जाना होगा। ये बात सुन के उसने कहा कि वो डर गया। 3-4 दिन बाद उसने ब्रेकअप वाली बात भी कही कि कुछ दिन के लिए हम लोग अलग हो जाते हैं, फिर मैं पैसा इकट्ठा करके कहीं से तुम्हें दे दूंगा, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि ना, 18 जुलाई को उसने कहा कि तुम अगर पैसा 21 तारीख तक दे दोगे तब तो ठीक, और अगर 21 तारीख तक पैसा नहीं मिला तो मैं थाने पर FIR कराने जाऊंगी। उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और फिर शांत कराया लड़के ने, हसीन ने, ये कह के कि ठीक है, मैं 21 तारीख तक तुम्हें पैसे दे दूंगा। और जब ये बात हुई 16 जुलाई को, 18 जुलाई को, और ये तय हुआ कि 21 तक हम पैसा दे देंगे, तो हसीन बहुत परेशान हुआ और उसने कहा कि अब मेरे सामने इसकी हत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। उसने अपनी कमर में एक तेज चाकू लगाया और वहाँ से अपनी स्कूटी पर इसके घर पहुँच गया। माँ इसकी अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल गई थी। पिता इसके कुछ काम से गए हुए थे और उसने मोबाइल से फ़ोन करके उसे घर के बाहर बुलवाया और कहा कि चलो हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं, चाय पिएंगे, थोड़ा घूमेंगे और तुम्हारा पैसा दे देंगे। ऐसा सुनते ही फौरन वो उसके साथ स्कूटी पर बैठ गई। उसके बाद वो घुमाते टहलाते, उसने कहा पहले थोड़ा घूम लें, थोड़ा थक जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट चल के कुछ खाएंगे, चाय पिएंगे और फिर तुम्हारा लौटते समय, जाते समय तुम्हें पैसा भी दे देंगे। वहाँ से वो घूमते टहलते मेहरमती गणेशपुर के जंगल के आसपास पहुँचा और वहाँ उसने कहा कि हम लोग यहीं बैठते हैं। लड़की ने मना किया कि ये कोई बैठने की जगह है जंगल झाड़ियों में, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। दोनों में बहस हो गई और तब हसीन ने अपना चाकू निकाला, उसके गर्दन पर वार किया। वो गिर पड़ी और तड़पने लगी। ऐसा हसीन ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया। मैं वहाँ तब तक खड़ा रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। फिर उसे वहाँ छोड़कर मैं चुपचाप वहाँ से फरार हो गया। रास्ते में मैंने अपने कपड़े बदले और चुपचाप घर आ गया। लड़की के घर वालों ने तलाश करना शुरू किया। लड़की की माँ ने मेरे घर में आकर भी पूछताछ की। मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हमें जानकारी नहीं है। 3-4 दिनों में चेहरा जानवरों ने या अदरवाइज वैसे गर्मी की वजह से इतना खराब हो गया कि सिर्फ कंकाल ही उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और फिर उसे ये खबर लगी कि अखबार के माध्यम से कि पुलिस ने उसकी लाश को ढूंढ लिया है और घर वालों ने पहचान लिया है। SP देहात कमलेश बहादुर ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। वो स्कूटी भी जब्त कर ली गई है जिस पर बिठाकर वो ले गया था और मेहरमती गणेशपुर के जंगलों में उस लड़की की हत्या कर दी थी। जिस समय मुकदमा लिखाया इसकी माँ ने, उसमें ये बताया था कि ये चेहरा इतनी जल्दी नहीं गल सकता, चेहरे पर तेजाब डाला गया है और इसके साथ गैंग रेप हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेजाब और गैंग रेप दोनों की पुष्टि नहीं हुई है। SP देहात कमलेश बहादुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी पुष्टि की थी कि उसे न तो तेजाब से जलाया गया था और न ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। आज की घटना देखिए, आज की घटना को अगर एक तरह से समझें कि ये इश्क मोबाइल से हुआ, फिर जो अगला स्टेप होता है मिलना जुलना शुरू हुआ, फिर और आगे बात बढ़ गई और लड़की को जब ये लगा कि लड़का पूरी तरह गिरफ्त में आ गया,
तब तक उसने अपने आप को कि नहीं नहीं मैं कोई गिफ्ट नहीं लूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, यहाँ बाहर नहीं जाऊँगी, रेस्टोरेंट में नहीं जाऊँगी, खाना खाने नहीं जाऊँगी। और लड़का इसी बात का दबाव दे रहा था, नया नया इश्क था। तो पहले तो उसने ये मना किया, और जब देख लिया कि पूरी तरह से गिरफ्त में आ गई तो धीरे धीरे छोटे मोटे गिफ्ट और कपड़े मांगने शुरू किए। फिर उसके बाद हो सकता है घर में ये पूछा गया हो कि ये कौन लाया है, ये कहाँ से आया है, किसने पैसा दिया, और माँ बाप हैं उनको अंदाज हल्का फुल्का लगने लगा होगा। तो फिर उसने आके कहा कि ना अब मैं गिफ्ट लूँगी, ना मैं तुमसे कोई गहना या इस तरह की, ना कहीं जाऊँगी, हमें तुम पैसे ला के दो। बात शुरुआत हुई कि फ़िलहाल 5,000 रुपये की ज़रूरत है, हमें कल तक दे दो। 5,000 रुपये फ़ौरन हसीन ने इंतज़ाम किया और उसको दे दिए। फिर कभी 2,000, फिर कभी 4,000, कभी 3,000, इस तरह से पैसे वो मांगने लगी और ये देने लगा। फिर अचानक ये डिमांड 50,000 तक पहुंच गई। शुरुआत के पैसे तो उसने अपने भाई से, भाई के दोस्तों से और अपने दोस्तों से, जिस मेडिकल स्टोर पे काम करता था उसके मालिक से उधार लेके पूरे किए। लेकिन अब उधार मिलना भी उसे बंद हो गया। लोग उधार वाला पैसा वापस मांगने लगे और डिमांड हो गई 50,000 की। आपस में झगड़ा हुआ। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि लड़का भी बहुत लंबी लंबी फेंकता था कि मैं प्लॉटिंग का काम भी कर लेता हूँ, मैं जो ब्रोकर हैं किराए के उसका भी काम कर लेता हूँ, और इस तरह की जैसे आजकल होता है आदत अपने आप को बहुत, और कभी इस गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचा के भेज देना, कभी उस गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचा के भेज देना। तो वही लड़की ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये लग रहा है कि अब तुम मुझसे ऊब गए हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। यही बड़ा फेमस डायलॉग है जब लड़का लड़की से दूर भागने की, अलग होने की, या हो सकता है कि उसका कहीं और अफेयर हो गया हो, तब वो यही डायलॉग मारता है। लेकिन लड़की ने ये कहा कि तुम ये मत समझना कि तुमको मैं जाने दूंगी, और आसानी से जाने दूंगी। FIR कराऊंगी, रेप में अंदर कराऊंगी, तुम्हारे खानदान को भी जेल भिजवा दूंगी। बहरहाल जब ये तय हुआ, 18 तारीख को उसने कहा कि 21 तारीख तक हमें पैसा नहीं मिला तो 22 को मैं मुकदमा लिखा दूंगा। और वो इतना डर गया उस दिन कि उसने ये निश्चय कर लिया कि इसको रास्ते से अगर नहीं हटाया तो हमारे घर वालों को पता लगेगा, हमारे घर वालों को जेल जाना होगा, हमारे पूरे ख़ानदान की बेइज्जती हो जाएगी। उसी दिन इसने प्लान बना लिया कि 21 को जब इसे पैसा देने की बात की गई है तो ये ज़रूर पैसा लेने आएगी, और उसी समय इसको हम मौत के घाट उतार देंगे। देखिए, किसी रिश्ते में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रिश्ता निभाने के लिए ट्रस्ट की ज़रूरत है। म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कितनी दूर तक चल सकता है, कौन किसकी कितनी डिमांड पूरी कर सकता है, कौन किसकी कितनी हेल्प कर सकता है। इस तरह के ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट अगर नहीं है तो ये रिश्ते चलते नहीं हैं। अगर किसी भी रिश्ते में लालच आने लगे, चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से, अगर लालच आने लगे तो ये समझ जाइए कि ये रिश्ता नहीं है, व्यापार है। फौरन समझ लेना चाहिए कि व्यापार शुरू हो गया है, और ऐसे व्यापार में कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों का फायदा होगा। किसी न किसी का घाटा जरूर होगा, या कोई न कोई घट जाएगा। अगर डिमांड शुरू हो गई, व्यापार शुरू हो गया कि तुम हमको ये ला के दो, तुम हमको वो ला के दो, तुम ये ज़मीन लिखाओ, इस तरह की बात अगर शुरू हुई तो आप समझिए व्यापार शुरू हो गया, और किसी न किसी का घाटा होना निश्चित है। और इस आज की घटना में लड़की का घाटा हुआ और वो बेचारी मारी गई। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।